मैं लास्ट वाले वीडियो की तरह जैसे मैं आपसे बताया था हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटन 3 डेज। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। मैं उसमें देखा कि आप लोग उस चीज़ को बहुत बेस्ट वे में कैरी कर रहे हो और आप फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी है। जैसे आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बनाइए। एक आपको डिटेल भी बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मैं लास्ट वाले वीडियो की तरह जैसे मैं आपसे बताया था हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटन 3 डेज मैंने बनाया और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। मैं आप लोग कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि आप लोग उस चीज़ को बहुत बेस्ट वे में कैरी कर रहे हो और आप 3 डेज में प्रिपेयर करना चाहते हो सब्जेक्ट को और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। तो वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी है। जैसे आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बनाइए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप एक आपको डिटेल भी बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी इन विद इन वेरी लेस टाइम फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन, दैट इज इन 3 डेज ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, डिटेल सिलेबस देखूंगा क्या होना चाहिए, साथ ही साथ क्या करूंगा उस सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, जस्ट लाइक सॉम ओनली, राइट। यानी कि किस डेप्थ में पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन सा थ्योरी वाला पार्ट है उस पर आपको फोकस करना चाहिए, कौन सा पोर्शन ऐसा है जो गेट एग्जाम बहुत ही लेस आता है उसको आपको नहीं पढ़ना अगर आप कम टाइम प्रिपेयर कर रहे हो। तो इन सभी चीज का पूरा एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, राइट। पूरा टॉपिक देखेंगे, सब टॉपिक देखेंगे और हर एक चीज को ना 100% पूरा कवर करेंगे कि पूरे गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप कम टाइम में कितने बेस्ट में इफेक्टिव आप यूटिलाइज कर सकते हो रिसोर्सेज को और कितने बेस्ट में तैयार कर सकते हो विद इन द रिमेनिंग लेस टाइम। जैसे आपके पास अभी 1 महीना बाकी है, उस 1 महीने में आप ऑलमोस्ट 3 दिन आपके पास सब्जेक्ट बाकी है, तो उसमें आप कितने बेस्ट वे में कर सकते हो वो वाला यहाँ पे पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सिलेबस है। सिलेबस देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से क्या होगा, मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए कंबाइन देखेंगे। तो आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो कि यहाँ पे आप देखोगे मैं मार्क्स भी लिखा हूँ, ओवरऑल 8 to 10 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 2 मार्क्स, सभी बाजू मार्क्स भी लिख दिया हूँ किसका क्या वेटेज होने वाला है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज, प्रेशर मेजरमेंट्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, राइट, बायसियन फ्लोटेशन, ये तीनों टॉपिक जो होगा ये फ्लूइड स्टैटिक्स में आ जाएगा। ये तीनों एक साथ जो आएगा ये फ्लूइड स्टैटिक वाला पार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। डेफिनेटली वी हैव क्वेश्चन, इन तीनों टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। उसका हो जाएगा राइट लिक्विड्स एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम, देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड काइनेमेटिक्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड काइनेमेटिक्स। देन फ्लूइड डायनामिक्स आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन जहाँ से आना ही आना होगा। देन वी हैव इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप्स, लेमिनार टर्मिनल फ्लो, बाउंड्री लेयर थ्योरी, लास्ट में जरा हाइड्रोलिक मशीन्स यहाँ पे जाएगा। तो ये पूरा कॉमन टॉपिक है जो कि मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए और दोनों को ही आता है यहाँ पे। और हम लोग जो डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं, कई बार मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ डायमेंशन, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन्स पे मॉडल एनालिसिस में हम उसको कवर कर लेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज से। पहले वाला टॉपिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज, आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए देखेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन होना चाहिए फ्लूइड का, फ्लूइड व्हिच कांट रेजिस्ट इवन स्मॉलेस्ट शियर फोर्स, बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन के बाद वहाँ से आ जाता है, आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद डेंसिटी हो गया, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट हो गया, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, लिटिल बिट आपको ऑलमोस्ट आइडिया होता ही है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाएंगे जो कि है विस्कोसिटी, राइट। विस्कोसिटी जो पहले वाला टॉपिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विस्कोसिटी, जहां से न्यूमेरिकल आने का चांस होगा 2 मार्क्स का, वहां पे देखेंगे। विस्कोसिटी में भी आपको जो पढ़ना है बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना, बिकॉज आप कम टाइम में पढ़ रहे हो, 3 डेज में आप पढ़ रहे हो। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे बताना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को आप ध्यान दोगे, राइट। क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, टाउ इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई, जहां पे म्यू होता है टाइम विस्कोसिटी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी प्रोफाइल का, तो आप बहुत सारे वेलोसिटी प्रोफाइल होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, बट आपको जो फिलहाल अभी पढ़ना है कम टाइम में वो सिर्फ एक ही पढ़ना है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ना है। स्मॉल यू इक्वल टू वाई बाई डेल्टा मल्टीप्लाई टू कैपिटल यू, जहां पे डी यू बाई डी वाई का वैल्यू हमेशा यू बाई डेल्टा हो जाता है। यू का मतलब द हाईएस्ट वेलोसिटी और द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगा, और साथ ही साथ बोलूंगा डेल्टा, डेल्टा मतलब गैप बिटवीन, मैक्सिमम गैप कितना है उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाना है। उसके बेसिस पे उसका एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है गेट एग्जाम में, तो क्वेश्चन 2 टाइप का आता है, या तो पैरेलल प्लेट का प्रॉब्लम आता है गेट एग्जाम में, या फिर जो प्रॉब्लम आता है वो जर्नल बेयरिंग, दैट इज शाफ्ट एंड बेयरिंग्स पे आता है। दोनों में किसी पे भी आ सकता है। प्रॉब्लम कैसा था एक्जैक्टली देखेंगे, जैसे मान लो नीचे वाला प्लेट जो है वो फिक्स किया हुआ, ऊपर वाला प्लेट जो है मूविंग प्लेट है विद वेलोसिटी u, वैसे कंडीशन में अंदर में लिक्विड भरा हुआ, उसका डायनामिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ है। आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, शियर स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स कितना होगा और पावर कितना लगेगा उसके लिए। वैसे कंडीशन में आप देखो सीधा सीधा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा आपको टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जहां पे डी यू बाई डी वाई का जो वैल्यू होगा, राइट, डी यू बाई डी वाई का वैल्यू मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, दैट इज इक्वल टू यू बाई डेल्टा लिखा हूँ। तो अगर मुझे यहाँ लिखना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी वाई, तो यहाँ पे डी यू बाई डी वाई का वैल्यू जो हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा यू बाई एच हो जाएगा, कैपिटल यू डिवाइडेड बाई एच, यानी टॉप वाले प्लेट का क्या वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई एच, दोनों के बीच में क्या हाइट गैप है, दैट इज नोन एज डी यू बाई डी वाई। देखो यू बाई एच में यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होगा बताना, जितना भी आपका शियर स्ट्रेस आ गया है मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया कितना दिया। अगर मान लो टॉप प्लेट के ऊपर फोर्स पूछेगा तो टॉप प्लेट का एरिया, अगर बॉटम वाले प्लेट पर फोर्स पूछेगा तो बॉटम प्लेट का, राइट, उस पर फोर्स पूछेगा तो बॉटम प्लेट का एरिया, जिसका फोर्स पूछा उसके आपको एरिया लेना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर,
पावर कितना हो जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड वेलोसिटी, मतलब टॉप प्लेट को ड्राइव करने में कितना पावर लगेगा, तो टॉप प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे टॉप प्लेट का एरिया तो फोर्स निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय टॉप प्लेट का वेलोसिटी, तो क्या निकल जाएगा वहां से, पावर निकल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मुला होता है, सिर्फ आपको फोर्स का पावर, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मुला और पावर का फॉर्मुला, तीन चीज आपको याद रखना है, आराम से आप बना सकते हो क्वेश्चन। लास्ट देखते हैं जनरल बेयरिंग देखेंगे। इसमें जनरल बेयरिंग में क्या होगा, जैसे आप देखोगे ये साफ्ट जो इसका स्मॉल डाया डी है, यहाँ पे साफ्ट का डाया, और जो बेयरिंग है जिसके अंदर ये रोटेट करेगा उसका कैपिटल डी है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ जिसका डायनामिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ होगा आपको। अब देखो ये फ्रंट व्यू था और ये उसका साइड व्यू दिया हुआ है, जहां से आप साइड में डाया देख सकते हो दोनों का, साफ्ट का स्मॉल डाया और बिग डाया जो है कैपिटल डाया जो है वो किसका दिया है, बेयरिंग का दिया। बेयरिंग बाहर से फिक्स है, बेयरिंग का लेंथ एल दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे कंडीशन में यहाँ पे आपको निकालना है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई, राइट, सेम फॉर्मुला एक्जैक्टली सेम फॉर्मुला टाउ इक्वल टू डी बाई, बट और यहाँ पे देखो म्यू यू बाई एच भी वही पुट करना है, टाउ इज इक्वल टू म्यू यू बाई एच सेम पुट करना, बट व्हाट इज म्यू, यू क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो पाई डी एन बाई 60 हो जाएगा, और एच का वैल्यू जो हो जाएगा डी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। एच मतलब ये गैप बता रहा है, व्हाट इज दिस गैप, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एच बोल रहे हैं यहाँ पे, गैप बोल देगा। और एरिया जो हो जाएगा, व्हाट इज द एरिया, एरिया का मतलब हो जाएगा वो जो अंदर साफ्ट रोटेट कर रहा है उस साफ्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या है, दैट इज पाई डी मल्टीप्लाइड बाई एल, दैट इज एल इज द लेंथ ऑफ द बेयरिंग, बेयरिंग के अंदर कितना उसका लेंथ है। वैसे कंडीशन में ये तीनों चीज को क्या करोगे, ये तीनों वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे फॉर्मुले में, तो आपको टाउ निकल जाएगा, फोर्स भी निकल जाएगा वहाँ पे, उस साफ्ट पर कितना फोर्स आ रहा है, साथ ही साथ पावर निकल जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी से निकल जाएगा। नाउ अगर आपका साफ्ट है तो साफ्ट के ऊपर अगर मान लो फोर्स आ रहा है, टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है, तो वहाँ पे क्या टॉर्क भी होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क जो हो जाएगा दैट इज फोर्स, जितना भी आप फोर्स निकाले हो दिस फोर्स मल्टीप्लाइड विद द रेडियस ऑफ दिस साफ्ट, ध्यान देना है साफ्ट का रेडियस लेना, बेयरिंग रेडियस नहीं ले रहा है, स्मॉल डाया बाई 2 जो होगा वो रेडियस आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, वहाँ पे टॉर्क भी निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी गेट एग्जाम में आया हुआ है, राइट, 3 4 5 क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बेसिस पे भी ऑलरेडी आया हुआ है, इसके बेसिस ऑलरेडी आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये दोनों टॉपिक, ये दोनों पॉइंट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसको स्टडी में आपको और कुछ भी कवर नहीं करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। विस्कोसिटी के बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा आपको होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सीधा फॉर्मुला याद रखना है आपको, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर में, या फिर सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया आपको जूल पर मीटर स्क्वायर में याद रखना है। सबसे ज़्यादा उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुले से भी ज़्यादा एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर निकालते हैं, अंदर का प्रेशर पी, बाहर का प्रेशर पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों का डिफरेंस होता है डेल्टा पी, होता है डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हो जाता है इस ड्रॉप के लिए। और जो फॉर्मुला होता है 4 सिग्मा बाई डी, वेयर डी इज द डाया ऑफ द ड्रॉप। वैसे ही बबल्स के लिए देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बबल का थिकनेस बहुत ही कम रहता है, तो डाया जो होता है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, जहाँ पे डाया डी है, और एक्सेस प्रेशर होगा इनसाइड और आउटसाइड का जो प्रेशर डिफरेंस होगा 8 सिग्मा बाई डी, और जेट के लिए जो होगा वो 2 सिग्मा बाई डी हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रॉब्लम के बेसिस पे आता है, इसको आप आराम से बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे नोट पॉइंट ध्यान देना है, जैसे गेट 2014 में शायद एक प्रॉब्लम आ गया था जहाँ पे ये बबल दिया हुआ था, लेकिन बबल का ये फॉर्मूला वैलिड नहीं था। वो कैसे दिया था बताना, वाटर जो है, वाटर में वो आपका बबल बना हुआ था, राइट, वाटर के अंदर आपका बबल बना हुआ है। तो ध्यान से आप देख सकते हो, अगर वाटर के अंदर बबल बना हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ एयर होगा, फिर वाटर होगा, फिर यहाँ पे एयर होगा, तो जस्ट लाइक सैंडविच हो गया है यहाँ पे आप देखोगे, राइट। तो इस टाइप से ऐसा है कि पहले ये वाला सरफेस बना, फिर ये वाला सरफेस बना, तो 2 सरफेस बना यहाँ पे, दैट्स वाई 8 सिग्मा बाई डी। लेकिन अगर वाटर के अंदर है तो देखो एयर वाटर फिर वाटर एयर, 2 अलग अलग सरफेस बन रहा है, इंटरफेस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे एयर है, फिर वाटर है, फिर वाटर है यहाँ पे, तो वैसे कंडीशन में एयर वाटर का ये वाला तो एक सरफेस बन जाएगा, बट ये वाला सरफेस नहीं बनेगा इंटरफेस। वैसे कंडीशन में एक ही आ रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक ए ड्रॉप ओनली, इसलिए यहाँ पे जब लगाना था डेल्टा पी का फॉर्मुला, तो यहाँ पे आपको 4 सिग्मा बाई डी फॉर्मुला लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप का ट्विस्ट आ गया था गेट क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है कि आपका जो ड्रॉप होता है उसमें सिर्फ एक ही सरफेस बनता है, राइट। अगर मान लो अंदर एयर है, राइट, सपोज करो ऐसा है, अंदर सॉरी अंदर आपका वाटर है, यहाँ पे ड्रॉप के नॉट एयर, बाहर आपका सपोज करो एयर है, और अंदर आपके पास अगर मान लो वाटर है, तो सिर्फ एक ही सरफेस बना एयर और वाटर का एक सरफेस, तो जहाँ पे भी एक सरफेस होगा वहाँ 4 सिग्मा बाई डी, दैट्स वाई इसके लिए यहाँ पे बोला हुआ था बबल, बट इसका भी 4 सिग्मा बाई डी आ जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप से फॉर्मूला याद रखेंगे, तो इतना ही पढ़ने से आपका जो पहला वाला चैप्टर है दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज, वो पूरा गेट एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाता है। आप लेस टाइम में पढ़ रहे हो, इसलिए हमने इतना शॉर्टकट किया इसको कि इतना ही पढ़ना है आपको गेट एग्जाम के लिए, उससे आपको नहीं पढ़ना है, इतने ही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, उससे और कुछ ध्यान में आपको नहीं रखना होगा। देखते हैं दूसरा टॉपिक जो होगा प्रेशर मेजरमेंट, जहाँ से स्टैटिक स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में, राइट। जैसे आपके पास होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर। रिलेशन उसका होता है एब्सोल्यूट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस गेज होगा, या आप रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हो, गेज इक्वल टू एब्सोल्यूट माइनस
एटमॉस्फेरिक भी आप लिख सकते हो। राइट, ध्यान देना आपका गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर मान लो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में लिख रहे हो तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है गेज के टर्म्स में हो जाता है जीरो, जीरो इन टर्म्स ऑफ गेज, गेज के टर्म्स में हो जाएगा जीरो। और अगर मान लो वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव गेज बोलते हैं और निगेटिव गेज वाले प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है 0.3 बार, अगर वैक्यूम प्रेशर कहीं पे दिया हुआ है तो आप चाहो तो उस वैक्यूम वर्ड को हटा सकते हो, गेज प्रेशर में सिर्फ माइनस आपको लगाना पड़ेगा, माइनस 0.3 बार आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पास्कल्स लॉ, इसका सीधा सा मतलब स्टैटिक लिक्विड के लिए प्रेशर किसी भी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम हो जाता है। और थर्ड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से बार बार न्यूमेरिकल आता है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से, दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर। आप देख सकते हो अगर इस कंटेनर में मान लो लिक्विड है यहाँ पे तो इसका जो सरफेस होगा दैट इज नोन एज फ्री सरफेस, सबसे ऊपर वाला सरफेस जो होगा ओपन टू एटमॉस्फेयर जो होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा जो कि जीरो होगा। साथ में यहाँ देखो मैं तीन डायरेक्शन बनाया हूँ एक्स वाई और जेड, जहाँ पे एक्स और जेड जो होगा दैट इज एक्स प्लेन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, साथ साथ वाई जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन होगा इस टाइप का। अब प्रेशर का वेरिएशन अगर देखूँ तो प्रेशर जो होता है एक्स और जेड डायरेक्शन दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कभी भी प्रेशर चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। बट अगर मैं बात करूंगा वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूंगा तो चेंज इन प्रेशर डीपी बाई डी वाई जो होता है माइनस रो इंटू जी होता है, दैट मीन्स प्रेशर चेंज होता है ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे की तरफ जाओगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो उसका फॉर्मुला जो होता है डेल्टा पी रो जी एच। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देकर दिखा रहा हूँ, जैसे देखोगे पॉइंट ए और पॉइंट बी, राइट, इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप अगर एच है, सो व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहे हो, प्रेशर पॉइंट ए का ज्यादा होगा, पॉइंट बी का कम होगा, और प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी, आप इसको रो जी एच लिख सकते हो वहाँ पे। और गैस में कोई भी प्रेशर वेरिएशन नहीं होता, उसको आप एज्यूम करके चलोगे नो प्रेशर वेरिएशन इन द गैस। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पूरा स्टैटिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखोगे बिकॉज स्टैटिक्स में आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्वेश्चंस आपको ज्यादा बनाना चाहिए, प्रॉब्लम वहाँ से आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इंपॉर्टेंट है। पीजोमीटर जो होता है सबसे पहले प्रेशर डिवाइसेस होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी पाइपलाइन में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो अगर इसके ऊपर मान लो अगर आप क्या करते हो एक ट्यूब लगाते हो ग्लास ट्यूब, तो कितना वाटर रेज करेगा उस हाइट को आप मेजर कर लोगे, तो प्रेशर जो होगा पॉइंट ए पे वो सिर्फ होता है रो जी एच हो जाता है एटमॉस्फेरिक गेज के टर्म्स में। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे ध्यान देना है मैनोमीटर जो होगा, जिसमें पहले सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर ले रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर वाटर फ्लो कर रहा है या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है इस पाइपलाइन में, तो अगर आप मान लो एक यूट्यूब लगा लेते हो यहाँ पे और इसमें अगर फिल करते हो मरकरी या कोई भी हैवी लिक्विड फिल करते हो एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड अगर फिल करोगे, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, इसके प्रेशर कारण ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करेगा और ये थोड़ा सा ऊपर कर आ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। एक्स इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मैनोमीटर, ये डिस्टेंस वाई है। किसी भी टाइप का मैनोमीटर आपको एक ही ध्यान रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिर्फ एक ही शॉर्टकट होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर को खाली इक्वेट कर देना। आप देखोगे यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है, प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, खाली इक्वेट कर दूंगा। व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट बी, जितना ही प्रेशर पॉइंट ए पे होगा प्लस रो जी एच, यहाँ तक आ जाओगे। जैसे आप देख सकते हो प्रेशर पॉइंट ए प्लस रो जी एच, रो इसका डेंसिटी था लिक्विड का। अब व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट सी, तो यहाँ का जो भी प्रेशर होगा टॉप सरफेस का प्लस रो जी एच, ये वाला आप कर दोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर एक को फाइंड आउट आप आराम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर दो बनाया हूँ, राइट, पहले नॉर्मल बनाया हूँ, राइट, सिंपल, दूसरा कैसा बनाया बताना, इन्वर्टेड यहाँ पे बना लिया हूँ। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सेम है, आप देखोगे दोनों को, दोनों एकदम सेम है, यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये जो आपके पास जो ये इन्वर्टेड वाला होगा इसमें जो मैग्नेटिक फ्लूइड होगा वो एयर होगा जो लाइटर फ्लूइड है, और यहाँ पे मरकरी होगा जो हैवियर फ्लूइड है। यहाँ पे बाकी सब कैलकुलेशन पूरा सेम होता है, और कोई भी टाइप का मैनोमीटर हो आपको करना सिर्फ एक ही चीज है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको प्रेशर को सिर्फ बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे देखो प्रेशर एट पॉइंट डी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट लिख के बैलेंस कर दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर एट पॉइंट डी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ वहाँ पे प्रेशर को बैलेंस करता हूँ। दोनों में से किसी एक का कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन आप देखोगे तो प्रेशर एट पॉइंट डी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ये ऐसा हो जा रहा है। अब देखो पॉइंट डी का प्रेशर कितना हो सकता है, वॉट एवर प्रेशर एट पॉइंट ए, और ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर रिड्यूस होगा, माइनस लिखना पड़ेगा, तो प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस माइनस यहाँ से यहाँ तक पहले याद होगा, तो रो इसका रो वन है, रो वन मल्टीप्लाइड बाई जी एच, ये एच हो जाएगा, दैट इज वाई प्लस जेड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्रेशर एट ए माइनस रो वन जी वाई प्लस जेड माइनस, फिर यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर हो जाएगा आपके पास, दैट इज माइनस रो जी एक्स, यहाँ का इसका रो का वैल्यू रो एम हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पे प्रेशर कितना है, व्हाट एवर प्रेशर एट पॉइंट बी, जितना पॉइंट बी प्रेशर माइनस रो जी एच, तो माइनस रो टू जी इंटू एच हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में सभी चीज नोन होगा, आपको ये डिस्टेंस एक्स वाई जेड नोन है, यहाँ पे बाकी सब चीज नोन है, डेंसिटीज वगैरह पूरा नोन है। आप यहाँ से पी ए माइनस पी बी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से भी सिमिलरली आप पी ए माइनस पी बी फाइंड आउट कर सकते हो। गेट एग्जाम में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है, किसी भी टाइप का मैनोमीटर हो सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर को आपको सिर्फ क्या करना है, बैलेंस करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। किसी भी टाइप का मैनोमीटर हो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे सिंगल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर, राइट, ये भी बहुत ही सिंपल होता है। इसका ऐसा होगा, यहाँ पे मान लो गैस पाइपलाइन है और इनिशियल लेवल ऑफ जो लिक्विड है वो टैंक में यहाँ पे था, जैसे ही गैस पाइपलाइन से कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रेस होगा, नीचे की तरफ जाएगा,
तो जितना वॉल्यूम नीचे की तरफ आएगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर राइज करेगा। तो डेल्टा एच अमाउंट जो है नीचे अगर फॉल होगा तो यहाँ पे एच अमाउंट क्या करेगा, राइज कर जाएगा। और इसका डेंसिटी जो मैनोमीटर फ्लूइड का डेंसिटी जो है अगर वो रो एम है यहाँ पे, वैसे कंडीशन में अगर आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एट पॉइंट ए, सिंपल होता है रो एम जी इंटू एच होता है, बस इतने करना रहता है। सिंगल कॉलम टू मैनोमीटर का मतलब होता है कि आपको सिर्फ राइट साइड वाला मेजर करना है, सिर्फ एच मेजर करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। रो एम इंटू जी इंटू एच यहाँ से गेज प्रेशर में आपका आ जाएगा। प्लस ये थोड़ा एरर देता है रिजल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर उसकी बात करेंगे। परसेंटेज एरर जो होता है डेल्टा एच बाई एच मल्टीप्लाइड 100 या फिर स्मॉल ए बाई मल्टीप्लाइड 100, जहाँ पे स्मॉल ए क्या होगा, इस ट्यूब का डाया होगा स्मॉल ए, राइट, या एरिया होगा, नॉट डाया एरिया, और ए जो होगा कैपिटल ए, इस रिजर्वायर का एरिया हो जाएगा, दोनों का एरिया हो जाएगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, जितना वॉल्यूम नीचे फॉल होगा उतना ही वॉल्यूम राइज होगा। दैट्स वाई ए इंटू डेल्टा एच इक्वल टू स्मॉल इंटू कैपिटल ए, बिकॉज इस वाले का एरिया जो है आप देख सकते हो, इस वाले का एरिया जो है वो ए है और इस वाले का एरिया जो है वो स्मॉल ए है। हाइट एच से कर रहा है, यहाँ पे हाइट एच, जितना वॉल्यूम फॉल उतना ही वॉल्यूम राइज हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। ये भी काफी सिंपल होता है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है, वहाँ पे आपका ट्यूब जो है वो स्ट्रेट है, यहाँ पे ट्यूब आपको इंक्लाइन हो जाएगा एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। वैसे कंडीशन यहाँ भी प्रेशर जो होगा वही होगा, सेम रो ए मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एच होगा, बट डिफरेंस कहाँ पे होगा, एच क्या होगा यहाँ पे, जैसे देखो हम लोग क्या इंक्लाइन ट्यूब पे लेंथ मेजर करेंगे, कितना राइज किया पहले लिक्विड, कितना राइज किया है, और उसको एच में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एल से, दैट इज इक्वल टू एल साइन थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, बस इतना डिफरेंस है। आप देखोगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस यहाँ पे इतना ही है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, यही सिलेक्टिव स्टडी करना है आपको। मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ ना, ये जस्ट लाइक शॉर्टकट टाइप का है कि आप इतनी चीज़ों को पढ़ोगे आराम से एग्जाम में स्कोर कर लोगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आने वाला है। तो प्रेशर मेजरिंग में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन टॉपिक से आएगा। देखते हैं क्या होगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा बेसिकली हम लोग दो सरफेस पे देखेंगे, पहला देखेंगे प्लेन सरफेस पे, दूसरा देखेंगे कर्व सरफेस पे। पहले तो प्लेन सरफेस पे होगा, ऐसा होगा मान लो कोई भी प्लेन सरफेस है, यहाँ पे ए भी प्लेन सरफेस लिया हो, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ टैंक में, वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मुला होना चाहिए रो जी मल्टीप्लाइड वाई बार मल्टीप्लाइड एरिया, जहाँ पे वाई बार जो होता है उस प्लेट का सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस जो होता है वाई बार हो जाता है, बस ये फॉर्मुला से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, राइट। एरिया जो होगा कैसा हो जाएगा, विड्थ इनटू हाइट हो जाएगा, विड्थ परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड विड्थ होगा, और आप देखोगे यहाँ पे हाइट दिया हुआ है तो उसका एरिया दे दिया, ए बी प्लेट का एरिया दे दिया है, प्लेट का एरिया हो जाएगा। नाउ व्हाट इज सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो किस टाइप का होगा, सेंटर प्रेशर मतलब होता है जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, सेंटर प्रेशर होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फ्री सरफेस उसका डिस्टेंस होगा वाई सीपी बोलेंगे, जिसका फॉर्मुला होता है वाई बार प्लस आई साइन स्क्वायर थ्री डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई बार होता है। या फिर उसका एक शॉर्टकट भी आप ले सकते हो, शॉर्टकट ये है वाई सीपी का डायरेक्टली टू बाई थर्ड ऑफ एच आप शॉर्टकट ले सकते हो डायरेक्टली। आप देखोगे वाई ये अगर एच है यहाँ पे टोटल हाइट तो उसका 2/3 यहाँ पे आएगा, लेकिन ये सिर्फ इसी शॉर्टकट जो होगा इसी वाले केस के लिए वैलिड होगा, ओनली फॉर रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन, दूसरे केस के लिए वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे, गेट एग्जाम में कई बार ऐसा होता है ना कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है गेट एग्जाम में, जहाँ पे क्या होता है गेट दिया होता है, प्लेन सरफेस रहता है, गेट दिया रहता है और उस गेट को बैलेंस करना रहता है, यानी उस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो गेट ओपन नहीं होना चाहिए, उसको बैलेंस करना है। तो देखो या तो अंदर से कोई फोर्स लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और साथ में बाहर से या तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है या तो उसको खुद का सेल्फ वेट होगा। वैसे कंडीशन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस गेट के ऊपर ना, सभी फोर्स को हिंज पॉइंट के अबाउट क्या करना है, सिर्फ बैलेंस करना। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट हिंज इक्वल टू 0, चाहे वो जितना भी फोर्स लग रहा हो, सेल्फ वेट लग रहा हो, चाहे बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो, चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अंदर से लिक्विड लगा रहा है, सभी फोर्सेस का हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट को आपको बैलेंस करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हो, बहुत बार आता है गेट एग्जामिनेशन में। अगले देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व सरफेसेस। प्लेन सरफेस को बात कर लिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस देखते हैं। तो आपका जो कर्व सरफेस होगा उस टाइप का होगा, जैसे मान लो आपने एक टैंक लिया है यहाँ पे और ये कर्व सरफेस ए बी है, विड्थ इनसाइड द बोर्ड डब्ल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका ये जो ए बी सरफेस है क्या बन गया, 1/4 ऑफ ए सिलेंडर बन गया। तो ये देखोगे पूरा पूरा सर्कल नहीं बना हुआ है, 1/4 ऑफ सर्कल बना हुआ है और अंदर में उसका हाइट भी दिया 1/4 ऑफ सिलेंडर। तो ये कर्व सरफेस के ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उसका दो कंपोनेंट आएगा बेसिकली, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। निकालना काफी इजी है, पहले मैं निकालता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट। देखोगे वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाल रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई एरिया फ्रॉम ए टू कर्व बी, देन बी टू बी डैश, देन बी डैश टू ए डैश, ए डैश टू ए मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से आता हूँ ए से बी पे जाता हूँ तो ए से बी पे जाऊंगा पहले, कर्व्ड होके ऐसे बी से बी डैश, बी डैश से ए डैश, ए डैश से वापस ए पे आ जाऊंगा। ये जो एरिया कवर होगा, दिस एरिया मल्टीप्लाइड विड्थ इनसाइड द बोर्ड मल्टीप्लाइड बाय रो इनटू जी, राइट। ये जो होगा दैट इज वेट ऑफ दिस लिक्विड, दैट इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। आप बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को निकाला हूँ, उसी कर्व सरफेस ए बी को आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोजेक्ट करना है, ए डैश और बी डैश,
और इस वाले ए बी सर्फेस के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालना है रो जी वाई बार इंटू एरिया प्लेन सर्फेस को निकाल लेना है इस ए बी के ऊपर, यह आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन द प्लेन सर्फेस एज वेल एज कर्व सर्फेस, ग्रेड एग्जाम बार बार आता है। तो अब देखोगे मैंने एकदम सेलेक्टिव आपको बताया हूँ, इतने में बता दिया हूँ कि इतना ही आपको पढ़ने से तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, गेट में ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा, आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे गेट एग्जामिनेशन में फ्रॉम दिस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बायन्सी फ्लोटेशन होगा। आप देखोगे बायन्सी में आपको बाइंड फोर्स निकालना होगा जो कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लो अगर कोई भी बॉडी सॉलिड बॉडी जो लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, जहाँ पे वीएस जो है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी है, वैसे कंडीशन में जो बाइंड फोर्स एफ बी जो होता है रो इंटू जी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड, या फिर जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, यानी सॉलिड का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है उसको बोलते हैं वीडी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बाइंड फोर्स दे देगा जो हमेशा अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ उस बॉडी के ऊपर लगेगा बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड कारण वहां पे लगने वाला है, राइट। आगे देखेंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो गेट एग्जाम में आएगा, बिकॉज आपके पास कम टाइम है, आप कम टाइम पढ़ रहे हो तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पता होना चाहिए, डायरेक्ट उसी वे में पता होना चाहिए, टू द पॉइंट आपको होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऐसा आता है कि आप देखोगे ये जो बॉडी इसके अंदर है उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, उसके ऊपर दो फोर्स लगेगा। पहला जो होगा उसका खुद का वेट होगा तो नीचे की तरफ mg लगेगा, या फिर उसका होता है रो एस मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई वी एस, जहां पे रो एस जो होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा, वीएस जो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, और जी जो जाएगा एसिड ग्रेविटी हो जाएगा। दूसरा जगह उसको बाइंड फोर्स लगे जिसका वैल्यू मैं अभी भी यहाँ पे लिखा हूँ रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वीडी, जहाँ पे रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली उस बॉडी के ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स लगेगा, और बार बार गेट एग्जाम में ऐसा ही प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आपको दोनों फोर्स को सिर्फ बैलेंस करना होता है, दैट इज बाइंड फोर्स इज इक्वल टू सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। ऐसी क्वेश्चन 2016 में आए हैं, 2015 में, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी हैव दिस टाइप प्रॉब्लम ओनली। बायन्सी फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगला देखेंगे बायन्सी फ्लोटेशन में, अगला बायन्सी में देखेंगे इस टाइप का मैं बाइंड फोर्स निकालना चाहता हूँ उस बॉडी के ऊपर जो बॉडी जो है ना पार्शियली सबमर्ज्ड दो अलग अलग लिक्विड में। आप यहाँ पे ऐसे देखोगे, यहाँ पे दो अलग लिक्विड है, ऊपर वाला रेड कलर से जो डॉटेड किया हुआ है वो उसका डेंसिटी रो 1 है, नीचे जो ग्रीन कलर से डॉटेड किया है उसका डेंसिटी कितना बताना रो 2 है, और जो बॉडी है उसके बीच में कहीं ना कहीं है, राइट, इन बिटवीन, जहाँ पे कुछ पोर्शन उसका वॉल्यूम जो है वो रेड कलर में है, कुछ पोर्शन ग्रीन कलर में है। मान लो ये V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिला के बनता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS बन जाता है। यहाँ पे वैसे कंडीशन में जो बाइंड फोर्स अगर निकालना है तो दोनों को बाइंड फोर्स एडिशन कर दूंगा, जैसे रो जी वी जो होता है बाइंड फोर्स होता है, तो रो 1 जी V1 प्लस रो 2 जी V2 कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे पता जाएगा व्हाट इज द वैल्यू बाइंड फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। आप देखोगे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। तो वैसे कंडीशन में करना है क्या, इस वाली कंडीशन में भी मुझे सेम करना है, यानी जो बाइंड फोर्स होगा ना और उस बॉडी का जो वेट होगा, दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इक्वेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे को, राइट। सिंपली यहाँ पे देख लिए, जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लो ये फ्लोटिंग कंडीशन है, यहाँ पे मान लो हाफ पोर्शन जो है वो बाहर है लिक्विड के, और हाफ या कुछ पोर्शन बाहर है, V2 पोर्शन बाहर है, वॉल्यूम V1 अंदर है। वैसे कंडीशन बाइंड फोर्स जो आएगा वो रो जी मल्टीप्लाइड बाय V1, जितना वॉल्यूम अंदर होगा लिक्विड के अंदर उसी का खाली वॉल्यूम यहाँ V1 लेंगे, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे वही करेंगे, जो बाइंड फोर्स होगा उस बॉडी के सेल्फ वेट के बराबर होगा, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर, तीनों ही केस के लिए मैं बताया हूँ यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइंड फोर्स इक्वल टू सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। अब मैं इसको लिखा भी हूँ, व्हाट इज बाइंड फोर्स, रो जी मल्टीप्लाइड V1, व्हाट इज सेल्फ वेट क्या होगा, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा वहां पे सिंपली। अगला देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एक चीज और, बहुत लोग क्या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, इतना कुछ भी नहीं पढ़ना है, गेट एग्जाम कुछ भी नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूँ उतना ही टू द पॉइंट इतना पढ़ना है, या तो मैं बोलूँ ऐसा फाइनल जितना बता दिया उसी बेसिस पे आएगा गेट एग्जाम में। यहाँ पे से देखना आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी के लिए देखेंगे। आप देखते हो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, एक लिक्विड यहाँ कंटेनर में लिक्विड है, एक सॉलिड बॉडी इसके ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। वैसे कंडीशन में देखोगे बी जो होगा उसका हो जाएगा सेंटर ऑफ बायंसी हो जाएगा, जी जो हो जाएगा उसका हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर जिसको मास सेंटर बोलते हैं, और एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेटा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब देखेंगे तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है मेरे पास, पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका जो पॉइंट एम होना चाहिए, यानी मेटा सेंटर जो होना चाहिए जी से ऊपर होना चाहिए। अनस्टेबल मतलब जो आपका पॉइंट एम यानी मेटा सेंटर होना चाहिए वो जी से नीचे होना चाहिए, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब एम और जी दोनों एक पॉइंट पे होगा, यानी कोइंसाइड करेगा, वैसे कंडीशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा बिकॉज आप गेट एग्जाम का हिस्ट्री देखोगे ना, ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन बार बार आता है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, उससे बहुत ज्यादा, बिकॉज आप प्रिपेयर करो बहुत ही लेस टाइम में आप प्रिपेयर करो, तो आपका स्टडी जो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रॉपर फॉर गेट एग्जाम होना चाहिए। आगे देखेंगे इस टाइप का स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज के बारे में देखते हैं। यहाँ पे भी तीन होगा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल होगा। यहाँ पे ऐसा होगा ना, मेटा सेंटर नहीं होता, नो मेटा सेंटर फॉर सबमर्ज्ड बॉडी। सबसे पहली बात यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सबमर्ज्ड बॉडी के लिए अगर कोई बॉडी अगर मान लो सबमर्ज्ड बॉडी है, तो सबमर्ज्ड बॉडी के लिए सबसे पहले लिख दो यहाँ पे नो मेटा सेंटर, इसके लिए कोई भी मेटा सेंटर नहीं होता है, राइट। नो मेटा सेंटर,
कोई भी मेटा सेंटर नहीं होगा, नो मेटा सेंटर होता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात आगे देखेंगे यहाँ पे स्टेबल में क्या होगा, आपका जो जी का वैल्यू है राइट वो नीचे होना चाहिए बी के कंपैरिजन में, अनस्टेबल में आपका जो जी है वो बी के कंपैरिजन में ऊपर होना चाहिए, और न्यूट्रल में दोनों कैसा होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। इस तीनों स्टेबिलिटी को आप ध्यान में रखोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज और स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज इतने ही पढ़ने से गेट एग्जाम में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखोगे मैंने आपको एकदम टू द पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उतने हैं जितने में आप एफर्ट डालोगे ना, आपका एफर्ट वेस्ट नहीं होगा गेट एग्जाम में, टू द पॉइंट आप पढ़ोगे और गेट एग्जाम में आप स्कोर भी करोगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। तो पहले बता दो कि ये टॉपिक गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई किसी के पास टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है या किसी को पढ़ने में मान लो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को टाइम ज़्यादा लगता है किसी चीज़ को स्टडी करने में, वैसे स्टूडेंट्स टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं चाहे तो। पर अगर कोई ऐसा है जो जल्दी पढ़ लेता है जितना बताया जा रहा है उसके हिसाब से चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। देखते हैं कैसा है। लिक्विड्स इन रिलेटिव में ऐसा दिया हुआ, मान लो अगर आपके पास एक कंटेनर लिक्विड भरा हुआ, इनिशियल लेवल जो है वो फ्लैट सरफेस है वहाँ पे लिक्विड का, अगर उसको मान लो एक्स डायरेक्शन में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन AX अगर प्रोवाइड करते हैं तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे इसका लेंथ है, टोटल हाइट है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनिशियल जो लिक्विड था वो यहाँ तक था, उसके बाद जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे लिक्विड का लेवल यहाँ पे फॉल हो जाएगा, यहाँ पे राइज कर जाएगा, जेड मिनिमम जेड मैक्सिमम। वैसे कंडीशन में ये जो एंगल बनेगा ना नया फ्री सरफेस का, बिकॉज पहले वाला जो फ्री सरफेस था वो हॉरिजॉन्टल था, जो नया फ्री सरफेस बना है वो कैसा पता नहीं इंक्लाइंड है, तो नया फ्री सरफेस का जो इंक्लाइनेशन देखूंगा थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू AX/G से निकाल सकते हो, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा Z/L। Now what is delta Z? Difference of the level, highest level Z max, lowest Z mean, डेल्टा Z दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप चाहो तो डेल्टा Z को लिख सकते हो, डेल्टा Z नथिंग बट Z max माइनस Z mean आप यहाँ पे लिख सकते हो, डेल्टा Z डिवाइड बाई L परपेंडिकुलर टू बेस टेन थीटा यहाँ पे लगा सकते हो और दोनों को इक्वेट कर सकते हो, डेल्टा Z/L इक्वल टू AX/G कर सकते हो राइट। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, दूसरा ऐसा है कि अगर उसी कंटेनर को अगर आप एक्सेलरेशन दे रहे हो, कॉन्स्टेंट वो एक्स डायरेक्शन में दे रहे हो, आप जेड डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन दे रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नहीं दे रहे हो तो वैसे कंडीशन में कैसा होगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू या तो जी प्लस AZ हो जाएगा या तो जी इफेक्टिव का वैल्यू जी माइनस AZ हो जाएगा, डिपेंड करेगा वो अपवर्ड जा रहा है या फिर डाउनवर्ड जा रहा है। वैसे कंडीशन आप देख सकते हो। और प्रेशर जो होगा रो जी एच वही रहेगा, सेम रहेगा, पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, बट जहां पे आप जी पहले जी यूज करते थे अभी आपको यूज करना पड़ेगा जी इफेक्टिव, आपको यूज करना पड़ेगा। अगला देखेंगे सेकंड जो होगा वो होगा वॉर्टेक्स राइट, फोर्स्ड वॉर्टेक्स होगा। यहाँ पे देखोगे एक्जैक्टली वैसे ही है, एक सिलेंडर है आपके पास, उस सिलेंडर में क्या लिक्विड को रखेंगे, ये उसके इनिशियल लेवल लिक्विड का, उसके एक्सिस के बाद उसको क्या करना है, रोटेट करना है विथ एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वैसे कंडीशन में उसका जो नया शेप आएगा फ्री सरफेस वो इस टाइप का पैराबोलॉइड आ जाएगा। वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसका आपका जो डेल्टा जेड जो होगा दैट इज डिफरेंस ऑफ द लेवल, बिकॉज रोटेट होने से पहले उसका ये जो डॉटेड लाइन लिखा हुआ है उसके इनिशियल लेवल था राइट, रोटेशन के बाद यहाँ पे यानी सेंटर पे उसका लेवल क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा, और सर्कमफ्रेंस पे उसका लेवल सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। दोनों का जो लेवल का डिफरेंस होगा उसी को डेल्टा जेड बोलते हैं, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into g, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर, उस सिलेंडर का वो रेडियस हो जाएगा राइट। और अगर मान लो अगर वो क्लोज टैंक है, अगर जिस टैंक को सिलेंड्रिकल टैंक को अगर आप रोटेट कर रहे हो और अगर वो क्लोज टैंक है तो वैसे कंडीशन में लिक्विड बाहर तो नहीं जाएगा लेकिन ऊपर की तरफ प्लेट पे फोर्स अप्लाई करेगा और बेस पे भी फोर्स अप्लाई होगा, उन दोनों फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो फोर्स ऑन द टॉप प्लेट, फोर्स टॉप प्लेट क्या होगा, ये जो वॉल्यूम होगा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाइड बाई रो इंटू जी से कर देंगे। नाउ व्हाट इज दिस वॉल्यूम ये हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा जेड हो जाएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो, यानी इतने पोर्शन में जो सिलेंडर बन रहा है, ये जो पोर्शन है डेल्टा जेड पोर्शन का जो सिलेंडर बनेगा, इस वाले पोर्शन के सिलेंडर का हाफ वॉल्यूम जो होगा ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा, दिस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो इनटू जी दैट इज नोन एज फोर्स ऑन द टॉप प्लेट। प्लस अगर मान लो मैं देखना चाहता हूँ बेस के ऊपर देखना चाहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द बेस, तो फोर्स वॉट एवर फोर्स ऑन द टॉप प्लेट उसमें प्लस कर दोगे वेट ऑफ लिक्विड इन कंटेनर राइट, कितना लिक्विड ऑलरेडी इस कंटेनर में रखा हुआ है उसका क्या वेट है उसको टॉप के साथ ऐड कर दोगे तो फोर्स ऑन द बेस आ जाएगा। एक बार आया हुआ है आई थिंक 2004 में प्रॉब्लम आया हुआ है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आया है राइट, वहाँ पे फोर्स ऑन बेस ही पूछा था उस वाले प्रॉब्लम में। तो आप ये जो लिक्विड से रिलेटिव में आप जितना मैं आपको बताऊँ ना टू द पॉइंट आप उतना पढ़ सकते हैं, उतने से क्वेश्चन आना होगा तो आप आराम से बना लोगे, अदरवाइज क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर, तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी हैव प्रॉब्लम फ्रॉम फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और साथ ही साथ इजी बहुत है बिकॉज मैथमेटिकल एकदम आपको फॉर्मुला वाइज जाना, फॉर्मुला पढ़ना, क्वेश्चन उसी पैटर्न में आता है और आप आराम से बना पाओगे। देखते जैसे वेलोसिटी जनरली इसमें वेलोसिटी वेक्टर दिया रहता है, हर एक प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम है उसका वेलोसिटी वेक्टर ऑलमोस्ट आपको दिया रहेगा, इट शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी राइट, इस टाइप पर रहता है, और u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के राइट, यूनिट वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में रहेगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकालना वेलोसिटी का वो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर से मैग्नीट्यूड निकल जाता है। आगे देखेंगे इसका टाइप्स ऑफ फ्लो होता है, तो स्टडी और अनस्टडी फ्लो बार बार आता है पहचानने के लिए, स्टडी फ्लो है अनस्टडी फ्लो है, तो उसके लिए तरीका ऐसा है, स्टडी फ्लो का मतलब होता है विच इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो वैसे कंडीशन में वेलोसिटी शुड नॉट बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे अगर अनस्टडी फ्लो की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम
और या एनी प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वैसे कंडीशन में उसका पार्शियल डेरिवेटिव नॉट जीरो हो जाएगा और वैसे कंडीशन में हो जाएगा अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। पहचाने एकदम सिंपल सा तरीका। आगे देखते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, राइट। इस टाइप का जैसे 2018 में भी प्रॉब्लम आया हुआ था, स्टडी फ्लो या फिर अनस्टडी फ्लो है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक किया था, बस सिंपल उनको डेरिवेटिव लेके देखते तो पता चल जाता सही है या फिर गलत है करके इस टाइप का। आगे देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखते हैं। तो इफ वेलोसिटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट मींस एक्स वाई जेड, अगर वेलोसिटी अगर एक्स वाई जेड किसी के फंक्शन अगर नहीं है तो वैसे कंडीशन बोलेंगे इट इज यूनिफॉर्म फ्लो, बट इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो वैसे कंडीशन में हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दैट मींस वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए एट ए पर्टिकुलर टाइम। आगे देखेंगे रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार गेट एग्जाम में पूछ चुका है, उसको भी सिंपल वे में देखेंगे। वेलोसिटी इज यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, वैसे कंडीशन में आपका जो रोटेशनल कंपोनेंट हो जाएगा ओमेगा शुड बी हाफ ऑफ आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल डेल बाई जेड यू वी डब्ल्यू लेंगे। आप वैसे कंडीशन में तीनों डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आप देखोगे रोटेशन अबाउट एक्स, रोटेशन अबाउट वाई और रोटेशन कंपोनेंट अबाउट जेड निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, हाफ वैसे रहेगा, मान लो अगर आप एक्स के अबाउट निकाल रहे हो तो आई के लिए आप ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, वैसे कंडीशन में इसका इधर मल्टीप्लीकेशन और इसका इधर मल्टीप्लीकेशन, तो ये इस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये इस तरफ, जस्ट लाइक डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना, उससे तो कुछ भी नहीं करना है। तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं अब ई रोटेशनल फ्लो की अगर बात करता हूं तो ई रोटेशनल फ्लो का मतलब है कि फ्लूइड पार्टिकल शुड नॉट बी इन रोटेशन, रोटेशन में नहीं होना चाहिए अबाउट एनी ऑफ द एक्सिस एक्स वाई जेड, तीनों के अबाउट उसका रोटेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप तीनों निकाल के देखिए, तीनों जीरो अगर आ रहा है तो वैसे कंडीशन में हो जाएगा ई रोटेशनल फ्लो। अगर तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो गया तो वो हो जाएगा रोटेशनल फ्लो हो जाएगा यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूँ, ये जो मैं डिस्कशन किया ये तो था 3D के लिए, दैट इज 3 डायमेंशनल फ्लो, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आएगा, स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड तीनों आ रहा होगा। बट अगर मैं बात करूंगा अब 2 डायमेंशनल फ्लो की बात करूंगा, 2D की बात करता हूँ, जहाँ पे वेलोसिटी शुड बी ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सिर्फ अगर एक्स और वाई का अगर फंक्शन है उसको बोलते हैं 2D फ्लो। वैसे कंडीशन में अगर एक्स और वाई है ना तो जिस दो का फंक्शन है वो हमेशा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हो ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई ये हमेशा जीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ओनली एक्स एंड वाई। आपको ना तीसरा वाला खाली चेक करना, दैट इज ओमेगा जेड, आपको सिर्फ चेक करना है। अगर ओमेगा जेड जीरो तो इरोटेशनल, अगर ओमेगा जेड नॉट इक्वल जीरो तो क्या हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट हो जाएगा वोर्टिसिटी, ये भी आ चुका है गेट एग्जाम में कई बार। तो वोर्टिसिटी कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्वाइस ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट है। जैसे वोर्टिसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एक्स, ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाई, ट्वाइस ऑफ ओमेगा जेड। एंड वोर्टिसिटी वेक्टर, अगर वोर्टिसिटी वेक्टर की बात करूंगा तो वोर्टिसिटी वेक्टर इज राइट, वोर्टिसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन आई प्लस वाई डायरेक्शन जे प्लस जेड डायरेक्शन के लगा देना, यहाँ से ये इस टाइप से बन जाता है। तो बहुत ही सिंपल आप देखोगे मैथमेटिकल है। आगे देखते हैं तो कंटिन्यूकेशन देखिए, तो जनरली कंटिन्यूकेशन ऐसा होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो यू राइट, डेल बाई ऑफ रो वी, डेल बाई डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल जीरो होता है, जनरल फॉर्म होता है इसका। बट जनरली हम लोग जो लगाते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लगाते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में कैसा होता है बताना, आपका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट अगर हो गया तो ये टर्म बाहर आ जाएगा और ये वाला टर्म फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे कंडीशन में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डेल जेड इक्वल टू जीरो जाता है, या फिर इसको राइट या फिर इसको डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल टू क्या बोलते हैं, जीरो बोल देते हैं राइट। जनरली ये इक्वेशन जो होता है वो सेटिस्फाई अगर कर जाता है तो उस टाइप के फ्लो को क्या बोला जाता है, इनकम्प्रेसिबल। बहुत बार गेट एग्जाम में आया हुआ है राइट, आप एक चीज नोटिस करोगे बार बार गेट एग्जाम में आता है फ्लो इज कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल चेक करने के लिए आता था। वैसे कंडीशन में एक ही तरीका है, ये वाला अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया देन इट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो, अदरवाइज कंप्रेसिबल फ्लो आप उसको बोल सकते हो। आगे देखेंगे कंटिन्यूएशन को मास फ्लो रेट के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो मास फ्लो रेट इन टर्म्स ऑफ केजी पर सेकंड है, तो जहाँ पे सेक्शन एंटर करता है वहाँ पे डेंसिटी रो वन एरिया वन वी1 वी2 रो टू ए2 वी2 है। वैसे कंडीशन दोनों का मास जो होगा बैलेंस होगा, रो वन ए1 वी1 इक्वल टू रो टू ए2 वी2 होगा, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ केजी पर सेकंड। यानी वो कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर जब कर रहा होगा उस समय का मास फ्लो रेट इन टर्म्स ऑफ केजी पर सेकंड, जब एग्जिट ले रहा होगा बाहर जा रहा होगा उस समय का केजी पर सेकंड कैसा होगा, सेम होगा। बट जनरली हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लो के देखते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट हो, रो कांस्टेंट हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। फ्लूइड डायनामिक्स में भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, जब बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ इस टाइप का, अगर मान लो आपके पास टेपर्ड अगर पाइप है, यहाँ से अगर वाटर फ्लो कर रहा है इसमें से, तो a1 और 2 दो सेक्शन लेते हैं, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 आप देखोगे एरिया एट 1 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 2, इसलिए वेलोसिटी 2 का ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू 1, इस टाइप से लगा लिया जाएगा। अगले देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए, बार बार निकालने के लिए बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो आपको ना वेलोसिटी दिया होगा ui प्लस vj आपको दिया होगा, यहाँ से u निकाल लीजिए, v निकाल लीजिए, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन ना 2D के लिए, और जनरली मैं सिर्फ 2D के लिए लिख रहा हूँ, 3D के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज 3D हमारे कोर्स में ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। कभी भी अगर आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन तो सिर्फ और सिर्फ वो 2D के लिए आ सकता है। तो dy बाई dx इक्वल टू v बाई u होता है, यहाँ से v और u निकाल के यहाँ रखिए और इसको सिर्फ इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस कॉन्स्टेंट c लगा दीजिए, तो आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। बहुत ही सिंपल है।
देखते हैं एसेलरेशन कैसा होगा। एसेलरेशन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो फॉर्मूला है u del u by del x, v del u by del y, w del u del z प्लस del u by del t। याद रखने का तरीका काफी सिंपल है, ध्यान देना। अगर आप एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हो तो सिर्फ u रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रहेगा, यहाँ भी u रहेगा विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड t रहेगा। और अगर मैं एक्स डायरेक्शन निकाल रहा हूँ तो सभी जगह u रहेगा और u v w सब में रहेगा। और अगर y के लिए निकाल रहा हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और t रहेगा, लेकिन सभी का v रहेगा यहाँ पे। वैसे के लिए जेड के लिए निकाल रहा हूँ तो सभी का w रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और t, साथ में u v w सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो तीन टर्म होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव एसेलरेशन, लास्ट टर्म को बोलते हैं लोकल एसेलरेशन बोलते हैं, दोनों का एडिशन होता है उसको बोलते हैं टोटल एसेलरेशन, वहाँ पे बोला जाता है। साथ ही अगर निकालना तो एसेलरेशन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वेक्टर एडिशन हो जाता है, दैट इज एसेलरेशन इक्वल टू axi ay j az k हो जाता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलरेशन की अगर बात करूँ तो अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर, यहाँ से एसेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। काफी इजी। आप एक चीज नोटिस करोगे कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है, फॉर्मुला बेस्ड होता है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है। सीधा डेटा दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया है, उसको आप सीधा वहां से निकालिए और सीधा फॉर्मुला अप्लाई करिए, सिर्फ इतना ही रहता है। तो जितना मैं आपको बताऊं टू द पॉइंट एक्जैक्टली उतना ही आना है, उतना ही आप आराम से उसको पढ़ाई करिए, एक दो क्वेश्चन को बनाइए, आराम से उतना हो जाएगा। दैट मीन्स मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ ना जो आप 2-3-4 दिन में आराम से उसको कर पाओगे गेट एग्जाम के लिए तैयारी। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको ना एकदम सिलेक्टिव स्टडी करना है। ऐसे प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, लेकिन पढ़ना आपको बहुत ही कम है। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, टोटल हेड फाइंड आउट करना है। किसी भी पॉइंट के टोटल हेड का जो फॉर्मुला होगा p बाई गामा दैट इज रो इनटू जी प्लस v स्क्वायर बाई 2g प्लस z जो होता है इस फॉर्मूले से होता है। और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर का टर्म्स होता है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाता है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल अगर पॉइंट 1 का एनर्जी जो निकालना है तो पॉइंट 1 का एनर्जी जो हो जाएगा p1 बाई गामा प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g z1। पॉइंट 2 का एनर्जी देखना है, टोटल एनर्जी टोटल हेड देखना है तो p2 बाई गामा प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस z2 देखना है, जहाँ पे गामा को मैं क्या बोलता हूँ, रो इनटू जी बोल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे दो टाइप का आप बर्नौली क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो। पहला रियल फ्लो के कंडीशन में, दूसरा आप लगा सकते हो आइडियल फ्लो के कंडीशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम गेट एग्जाम में जो मुझे अप्लाई करना पड़ता है वो आइडियल फ्लो वाला लेना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली राइट, आप बोल सकते हो 95% के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, मान लो अगर आपका रियल फ्लो है जहाँ पे कुछ ना कुछ अगर लॉस होने वाला है, देयर इज सम लॉस, जहाँ पे एचएल को मैं लॉस बोल रहा हूँ, वैसे कंडीशन में आपका क्या होगा, मान लो अगर मैंने ले लिया है फ्लो इज फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 2, अगर फ्लो आपका पॉइंट नंबर 1 से 2 की तरफ है तो वैसे कंडीशन में डेफिनेटली जो टोटल हेड होगा, टोटल एनर्जी होगा पॉइंट नंबर 1 का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉइंट नंबर 2। वैसे कंडीशन H1 जो है ग्रेटर देन H2, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, H1 माइनस H2 इज द वैल्यू ऑफ लॉस, और H1 इक्वल टू H2 प्लस HL लिख रहा हूँ, लॉस लिख रहा हूँ, और H1 H2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये इक्वेशन से आप क्या है, जो भी चीज आपको यहाँ पे अननोन होगा, एक इक्वेशन है, सभी चीज ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे नोन होगा, कोई एक वैल्यू यहाँ पे अननोन होगा, इस इक्वेशन से उस अननोन को आप फाइंड आउट कर सकते हो, पहला। दूसरा, अगर उसी चीज को अगर मैं आइडियल फ्लो के लिए लगाऊं सेम के लिए, तो बस ये जो HL है यहाँ पे हेड लॉस जो है वो कितना हो जाएगा, इस वाले में 0 हो जाएगा। आप देखोगे हेड लॉस का वैल्यू जो यहाँ पे 0 है, तो वैसे कंडीशन में सिर्फ ये HL का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो आपका पूरा इक्वेशन एक्जैक्टली वही रहेगा, बस HL का वैल्यू हो जाएगा 0, और इस इक्वेशन को बोला जाता है बर्नौली इक्वेशन, यहाँ पे बोला जाएगा। मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान लो ये सिफॉन के थ्रू, पाइप के थ्रू अगर वाटर बाहर आ रहा है, तो मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच में बर्नौली अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पे P1 का वैल्यू 0 है, V1 का वैल्यू 0 है, P2 का वैल्यू 0, V2 मुझे निकालना है यहाँ पे, और Z1 माइनस Z2 का वैल्यू हाइट कितना यहाँ पे h है, तो अब P1 का वैल्यू 0, V1 का वैल्यू 0 प्लस Z1 इक्वल टू P2 का वैल्यू 0, V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2, और यहाँ पे हेड लॉस नहीं लिया हूँ बिकॉज मैं बर्नौली क्वेश्चन ले रहा हूँ विदाउट लॉस, नो लॉस ले रहा हूँ, तो यहाँ से आप V2 निकाल सकते हो, अंडर रूट 2gh निकाल सकते हो। इस टाइप से बेसिकली आपको फ्लूइड डायनामिक्स से बर्नौली क्वेश्चन लगाना सीखना है, कैसे कितने अच्छे तरीके से आप 2 पॉइंट के बीच में बर्नौली क्वेश्चन लगा सकते हैं। और एक चीज ध्यान देना, 2 पॉइंट में से आपको एक पॉइंट वो सेलेक्ट करना है जिसपे सारा डेटा नोन हो, और दूसरा पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करना है जहां पे एक डेटा नोन है जो आपको फाइंड आउट करना होगा। अगला देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए। फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज वेंचुरोमीटर, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेंचुरोमीटर। वैसे कंडीशन देखो, वेंचुरोमीटर में ऐसा होता है कि आपके पास पहले कन्वर्जिंग पोर्शन होता है, थ्रोड होता है, कांस्टेंट पोर्शन, उसके बाद राइट उसके बाद आपको डाइवर्जिंग पोर्शन हो जाता है। वैसे कंडीशन में आप पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 के बीच में बर्नौली आप लगा सकते हो। बर्नौली लगाने के बाद राइट आप जो फाइंड आउट करना चाहते हो कर सकते हो, आप V1 निकाल सकते हो, V2 निकाल सकते हो, जो भी अननोन होगा फाइंड आउट कर सकते हो। साथ ही डिस्चार्ज निकालने के लिए A1 V1 या फिर आप A2 V2 को यूज कर सकते हो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताना, जहां पे ये A1 A2 जो है वो एरिया शो कर रहा है, एरिया एट सेक्शन 1, एरिया एट सेक्शन 2 यहाँ पे शो करेगा। अब या तो आप शॉर्टकट ले सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मुला याद रख सकते हो आप, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मुला होता है A1 A2 अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और यहाँ पे अगर एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करूँ तो थ्योरेटिकल में सिर्फ CD यहाँ के मल्टीप्लाई होता है, दैट इज कोएफिशिएंट डिस्चार्ज मल्टीप्लाई होता है। बात करेंगे यहाँ पे जो मैं H यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल h जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्मॉल h का फॉर्मुला होगा x मल्टीप्लाइड बाई SM बाई s माइनस 1
अगर आपका एसएम का वैल्यू ग्रेटर हुआ तो। लेकिन अगर मान लो एच निकाल रहा हूं तो एक्स × 1 - एसएम बाई एस, अगर आपका एसएम का वैल्यू लेसर देन एस हो। व्हाट इज एसएम एंड एस, यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है उसका जो राइट रिलेटिव डेंसिटी है वो एस है, और बाहर जो यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है, यहाँ पे एसएम है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, डिफ्लेक्शन मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो जाएगा। तो सिंपल सा इक्वेशन आप याद सकते हो, लगा सकते हो। तो या तो दो पॉइंट के बीच में बर्नौली लगा के फाइंड आउट कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 2 की बर्नौली, या फिर डायरेक्टली आप शॉर्टकट फॉर्मुला यूज कर सकते हो। अगला देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज द पिटॉट ट्यूब। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिटॉट ट्यूब भी ऐसा होगा, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पॉइंट नंबर 2 होता है वहां का वेलोसिटी 0 होता है, हाइट दोनों का सेम ले लियो z1 z2। वैसे कंडीशन में आप दोनों पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की बर्नौली लगा लीजिए। बर्नौली लगाने से z1 z2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे v2 का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी 0 ले लिया हूं तो ये हो गया 0। बाकी 3 टर्म बच गया आपके पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म बच गया। तीनों टर्म को लिख दिया। पहले वाले को बोलते हैं स्टैटिक हेड, दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक हेड, तीसरे को बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड, यहाँ पे बोलते हैं। इस एक ही इक्वेशन में v1 खाली अननोन होगा, बाकी दोनों प्रेशर आपको नोन होगा। वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, v1 निकाल सकते हो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्रॉम द पाइप निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकते हो, v1 = √2gh डायरेक्ट फॉर्म में यूज करते हो, जहां पे h का वैल्यू, ये स्मॉल h का वैल्यू वही रहेगा जो मैंने आपको यहाँ बताया। स्मॉल h का वैल्यू, यही दो फॉर्मूला वही रहेगा, आपको स्टेप से निकाल सकते हो। देखो फ्लूइड डायनामिक्स बहुत ईजी है, इतना ही सिर्फ आपको पढ़ने से, तो कुछ भी नहीं पढ़ना। गेट एग्जाम में आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हो जो भी क्वेश्चन आएगा फ्लूइड डायनामिक्स से। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स। कई बार इसका क्वेश्चन भी आता है गेट एग्जामिनेशन में। देखेंगे कैसा है फ्लो थ्रू पाइप। बेसिकली हम लोग को ना हेड लॉस का कैलकुलेशन करना है, जितने भी टाइप्स के हेड लॉस है। बेसिकली दो टाइप का हेड लॉस होता है। पहला होता है मेजर हेड लॉस, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल हेड लॉस बोलते हैं जिसको। दूसरा होगा माइनर हेड लॉस होगा। मोस्टली वैसे पढ़ना आपको मेजर हेड लॉस है गेट एग्जाम के लिए, माइनर हेड लॉस बहुत ही कम आता है। इसका चांस आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं होगा। फ्रिक्शनल हेड लॉस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। देखो फ्रिक्शनल हेड लॉस का जो फॉर्मुला होगा HF = FL/V²/2GD, जहां पे F जो होगा फ्रिक्शन फैक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, G इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द पाइप, 2GD, D इज द डाया ऑफ द पाइप हो जाएगा। अब चाहो तो इसी फॉर्मूले को आप Q के टर्म्स में लिख सकते हो, FL/Q² / 10⁻⁵ बाकी सब चीज वही है। Q यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज थ्रू पाइप हो जाएगा। माइनर लॉस में देखो सडन एक्सपांशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, एंट्री लॉस और एग्जिट लॉस, 4 लॉस को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। चारों का फॉर्मुला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये चारों का फॉर्म, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक गेट एग्जाम में कई बार बहुत ही कम ऐसे चांस होगा जो पूछेगा या बोलेगा कि आपको माइनर हेड लॉस को कंसीडर करना, अदरवाइज कभी कुछ बोलता नहीं है। और बाय डिफॉल्ट हम लोग कभी भी इसको कंसीडर नहीं करते, हमेशा इसको जनरली हम लोग इग्नोर कर देते। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इग्नोरिंग माइनर लॉस। माइनर लॉस को आप इग्नोर कर सकते हो, तो आपके पास जो टोटल हेड लॉस बचेगा वो सिर्फ फ्रिक्शनल हेड लॉस आपके पास बचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। और बेसिकली टोटल हेड लॉस जो होता है दोनों का समेशन होता है, मेजर प्लस माइनर, बट जनरली हम लोग माइनर को कर देते हैं नेग्लेक्ट, ये हो जाता है 0, तो बचता आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड लॉस बचेगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, मान लो एक पाइप के थ्रू अगर फ्लो हो रहा है पॉइंट नंबर 1 से 2 के बीच में, अगर लेंथ अगर L अगर यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे कंडीशन में आप डार्सी-विस्पैच इक्वेशन को यूज करते हैं। इस इक्वेशन को डार्सी-विस्पैच इक्वेशन बोलते हैं। HF का वैल्यू आप निकाल सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HF, और जब बर्नौली इक्वेशन लगाओगे बिटवीन पॉइंट नंबर 1 एंड 2 तो एक्जैक्टली वैसे लगाओगे जैसे आप डायनामिक्स में लगाते हो। H1 = H2 प्लस HF लॉस वहां पे सिर्फ आप ऐड कर दोगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, राइट। अब यहाँ एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, हेड का लॉस हो रहा है, दैट मींस देयर इज सम पावर लॉस आल्सो, कुछ पावर का भी लॉस होगा। तो वो पावर लॉस का फॉर्मूला जो होगा ρ/G/Q × HF, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस। पावर लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, और पावर रिक्वायर्ड, इतना पावर आपको चाहिए होगा टू मेंटेन द फ्लो थ्रू द पाइप। तो पावर रिक्वायर्ड पूछे या पावर लॉस पूछे, फॉर्मूला आपको ये लगाना है, इतना ही फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। अगर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स के बारे में देखेंगे, तो पाइप का दो टाइप का कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहला कॉम्बिनेशन जो होगा आपके पास वो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो होगा वो देखेंगे पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 3, तीनों का अलग अलग डाया होगा, तीनों का अलग अलग लेंथ होगा, राइट। वैसे कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली तीनों से जो होने वाला फ्लो है, मान लो अगर वाटर अगर यहाँ फ्लो कर रहा है या कोई भी लिक्विड अगर यहाँ से फ्लो कर रहा है, तीनों से होने वाला जो फ्लो है, फ्लो रेट कैसा होगा, सेम होगा, Q1 = Q2 Q3 बस। बट तीनों का जो हेड लॉस होगा अलग अलग होगा, और तीनों का हेड लॉस का समेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू HF, टोटल हेड लॉस के इक्वल होगा। और आपको यहाँ पे चाहो तो इसके लिए इक्विवेलेंट, अगर आपको पाइप निकालना है तो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, LE/D/5, जहाँ पे LE हो जाएगा इक्विवेलेंट लेंथ और D हो जाएगा इक्विवेलेंट डाया हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू L1/D1/5 प्लस L2/D2/5 प्लस L3/D3/5 हो जाएगा, प्लस सो ऑन, इस टाइप से आप लगा सकते हो। अगला देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखोगे, पाइप यहाँ देखो, यहाँ से अगर वाटर अगर फ्लो कर रहा है या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है Q, तो यहाँ से 2 ब्रांच हो जाएगा, इसका 2 ब्रांच हो गया, वापस कन्वर्ट होकर वापस उतना ही फ्लो हो जाएगा इस टाइप का। वैसे कंडीशन में क्या होगा, Q = Q1 + Q2, पहले तो फ्लो रेट जो है डिवाइड हो जाएगा जितने भी ब्रांचेस होंगे उनमें, और दूसरा बोल सकता हूँ कि जितने भी ब्रांच बनेंगे सभी ब्रांच में हेड लॉस का वैल्यू कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। यानी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यूज करते हैं हम लोग, जैसे रेजिस्टर में होता है, रेजिस्टेंस में होता है, राइट, करंट होता है, वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैसा होता है ना, यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है, वैसे यहाँ पे हेड लॉस का वैल्यू सेम होता है, और करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है पैरेलल में, वैसे यहाँ पे फ्लो भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एक्जैक्टली। और यहाँ चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला पैरेलल के लिए याद भी रख सकते हो। अगर आपको इक्विवेलेंट डाया निकालना है या फिर अगर इक्विवेलेंट लेंथ निकालना है तो L1 L2 और D1 D2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी सभी चीज का तो इक्विवेलेंट लेंथ इक्विवेलेंट डाया मिल जाएगा यहाँ से।
राइट, और इक्वल लेंथ इक्वल टाइम में कोई एक वैल्यू आपको गिवन होगा या आप अज्यूम कर लोगे तो दूसरा आपको आराम से निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है फ्लो थ्रू पाइप्स। अगर मैं बात करूं फ्लो थ्रू पाइप्स में आपको कितना पढ़ना चाहिए, सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहिए, पैरेलल पढ़ी, सीरीज पढ़ ली, एक दो क्वेश्चन अप्लाई करिए और पावर का फॉर्मूला पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ डार्ट से बीच से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्लो थ्रू पाइप्स बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा इतना पढ़ने से। अगला देखेंगे लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, राइट। क्योंकि आप लेस टाइम में प्रिपेयर करो तो आपको टर्बुलेंट फ्लो पूरा स्किप कर देना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम टर्बुलेंट फ्लो से नहीं आ सकता, लीव इट, टर्बुलेंट फ्लो छोड़ दो। आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, लेमिनार फ्लो को आपको पढ़ना होगा। देखेंगे लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइप्स, वो भी सिर्फ बिटवीन द पाइप पढ़ना है, थ्रू द पाइप्स पढ़ना, बाकी कोई कंडीशंस आपको नहीं पढ़ना होगा, सही। तो अगर आपको लेमिनार फ्लो अगर एमसीक्यू करना है कैसा है, तो नॉर्मल आप निकाल सकते हो रोबी डीबीएमयू से, दैट शुड बी लेस देन 2000 लेस आना चाहिए फॉर पाइप लेस आना चाहिए। अब देखोगे अगर पाइप के थ्रू अगर फ्लो हो रहा है, वैसे कंडीशन में डी इज द डाया ऑफ द पाइप है, राइट, पाइप के थ्रू अगर फ्लो होगा, आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, वैसे कंडीशन में क्या आप देखोगे पाइप में फ्लो हो रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ पाइप, और ये पाइप का वॉल यहाँ पे बना हुआ, वैसे कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो आर इज रेडियस ऑफ पाइप, और स्मॉल आर जो है ना एनी रेडियल लोकेशन, जो कि स्मॉल आर जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट करेगा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक वेरी कर सकता है, राइट। एक्सिस पे स्मॉल आर का वैल्यू जीरो, और सरफेस के ऊपर स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हूँ, वेलोसिटी पाइप में क्या होगा, सभी लेयर मतलब हर एक आर के हर एक वैल्यू पे सभी अलग अलग लेयर पे वेलोसिटी अलग अलग होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा, यानी एक्सिस ऑफ द पाइप पे आएगा, और वॉल पे कितना हो जाएगा, जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। अब सी स्ट्रेस की बात करूंगा, सी स्ट्रेस कितना एग्जिस्ट करेगा, तो सी स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा -r/2 dp/dx हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे dp/dx जो प्रेशर ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, राइट, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, राइट, लेंथ के हिसाब से प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हो जाएगा। अगर मान लो आपको सी स्ट्रेस निकालना, पाइप के वॉल के ऊपर सी स्ट्रेस निकालना है, तो बस स्मॉल आर को आपको कैपिटल आर से रिप्लेस कर देना है, बिकॉज एट वॉल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट वॉल, वॉल के ऊपर क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाता है, कैपिटल आर हो जाता है, दैट्स व्हाई स्मॉल आर को कैपिटल से रिप्लेस कर दिए। नाउ वेलोसिटी एट एनी रेडियल लोकेशन, बात करेंगे किसी भी रेडियल लोकेशन पे वेलोसिटी कितना होगा, स्मॉल यू बता रहा है वेलोसिटी एट एनी रेडियल लोकेशन, दैट इज इक्वल टू -r² डिवाइड बाय 4 म्यू dp/dx 1 माइनस स्मॉल आर बाई स्क्वायर पे कैपिटल आर स्क्वायर जाएगा। किसी भी लेयर पे आपको वेलोसिटी चाहिए तो स्मॉल आर का वैल्यू और कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी आपको जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, और वॉल पे कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर आप सेंटर की बात कर रहे हो तो स्मॉल आर को कितना पुट करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इन द पाइप जो होता है इस वाले केस में, लेमिनार फ्लो के केस में पाइप के थ्रू में एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाता है, याद रखना है आपको। अब प्रेशर ड्रॉप की बात करेंगे तो प्रेशर ड्रॉप जो होगा बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का अगर मैं डेल्टा पी निकालता हूं, व्हाट इज द चेंज इन द प्रेशर, व्हाट इज द ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, 8 म्यू यू एवरेज एल बाई आर स्क्वायर को यूज कर सकते हो। सिंस देयर इज सम प्रेशर लॉस, राइट, बिकॉज ऑफ सम एनर्जी लॉस के कारण, हेड लॉस के कारण प्रेशर लॉस हो रहा है, तो पावर लॉस भी आप निकाल सकते हो। पावर लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला मल्टीप्लाइड डिस्चार्ज कर देंगे तो पावर लॉस आ जाएगा, उसी को आप चाहो तो पावर रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। कई बार आता है हाउ मच पावर रिक्वायर्ड, वैसे कंडीशन या तो पावर लॉस है तो भी ये फॉर्मूला, पावर रिक्वायर्ड है तो भी ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब देखोगे सिर्फ इतना ही पढ़ना आपको, लेमिनार फ्लो में से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ना, आप 100% कोई भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट आप पूरा क्या बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बाउंड्री लेयर थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है कई बार गेट का, ये वाला टॉपिक जो है, ये टॉपिक मतलब जहाँ पे मास फ्लो रेट फाइंड आउट करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए। देखिए जैसे ये बाउंड्री लेयर बना हुआ है किसी प्लेट के ऊपर, प्लेट फिक्स है, यहाँ पे फ्री स्ट्रीम यहाँ पे यू वेलोसिटी से आ रहा है, दिस इज बाउंड्री लेयर, और डेल्टा बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दिया है। वैसे कंडीशन में देखोगे ए बी सी डी दिया है, मास यहाँ पे एंटर करेगा, राइट, यहाँ से एग्जिट होगा, और जो डिफरेंस ऑफ मास होगा वो यहाँ से क्या करेगा, फ्लो करेगा, एम डॉट मास फ्लो रेट। तो एम डॉट ए बी जो होगा यानी सेक्शन मास जो एंटर करेगा दैट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू दिस मास, इस मास से ग्रेटर होगा। वैसे कंडीशन में दोनों का जो डिफरेंस ऑफ द मास बचेगा वो इस वाले सेक्शन से क्या कर देगा, फ्लो कर जाएगा। इस टाइप का क्या है, 2-3 बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको वो तो ध्यान देना चाहिए, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला देख लेंगे, एम डॉट थ्रू ए बी जो होगा रो यू बी इंटू डेल्टा हो जाएगा, b इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, और m डॉट थ्रू cd जो है रो u b इंटू डी वाई 0 टू डेल्टा इंटीग्रेट इन टर्म्स ऑफ kg पर सेकंड आप लिख सकते हो। एंड m डॉट थ्रू bc, यानी ये जो bc वाला सेक्शन है यहाँ से जो मास क्रॉस करेगा दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू मास, दोनों मास का डिफरेंस लिख सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो रो यू बी इंटू डेल्टा स्टार, वे डेल्टा स्टार इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जिसका वैल्यू होता है 0 डेल्टा 1 माइनस यू बी डी वाई इंटीग्रेट करने के बाद, b इज द विड्थ ऑफ द प्लेट। आगे देखेंगे मोमेंटम थिकनेस जो होता है, राइट, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू फ्रॉम 0 टू डेल्टा यू 1 माइनस यू डी वाई इंटीग्रेट कर दोगे तो मोमेंटम थिकनेस यहाँ से मिल जाएगा। फोर्स आपको निकालना हो तो रो यू उसको बी इंटू डेल्टा थीटा मोमेंटम थिकनेस से फोर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी थिकनेस, राइट, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 डेल्टा यू बाई यू 1 माइनस यू उसको डिवाइस से यहाँ पे एनर्जी थिकनेस फाइंड कर सकते हो। बहुत ही फॉर्मूला बेट आता है, सिंपल प्रॉब्लम आता है। अगले देखेंगे सी स्ट्रेस एंड फोर्स, वॉल पे सी स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा सी एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो यू स्क्वायर हो जाएगा, और अगर बात करूँ सी एफ एक्स क्या है
तो लोकल स्केल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। बात करेंगे एफ, दैट इज द फोर्स, और ड्रैग फोर्स कई बार लोग बोलते हैं इसको। तो ड्रैग फोर्स निकालने तो CFA मल्टीप्लाइड बाई हाफ रो यूज कर B इंटू एल, बी इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, एल इज द लेंथ ऑफ द प्लेट हो जाएगा, जहाँ पे CFA एवरेज और ड्रैग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लेसिस इक्वेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। वैसे टर्बुलेंट फ्लो का प्रॉब्लम बहुत ही कम आता है गेट एग्जाम में, आपको जो ज्यादा याद रखना चाहिए ये 3 डेटा आपको याद रखना चाहिए, यानी डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CFX का और CFA का वैल्यू आपको नोन होना चाहिए फॉर बोथ लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो आपको होना चाहिए, दैट इज 5x डिवाइडेड बाय नॉन नंबर अप टू x, राइट, 0.64 डिवाइडेड अंडर रूट x, राइट। ये पूरा डेटा आपको गिवन है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा डेटा आपको गिवन है यहाँ पे। तो इस डेटा में आप क्या कर सकते हो, x यहाँ पे, यानी x क्या हो जाएगा बताना, जो प्लेट आपको गिवन है, प्लेट का ये वाला एज जो लीडिंग एज है, टेलिंग एज है, तो लीडिंग एक्स है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है, मान लो इस वाले सेक्शन पूछेंगे, सो दिस इज नोन एज x, ये डिस्टेंस आपको होना चाहिए x, और ये पूरा डिस्टेंस जो होता है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग L बोलते हैं, लेंथ ऑफ द प्लेट बोल जाते हैं। तो x का वैल्यू अगर आपको नोन है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको निकालने बोलते हैं अगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट, सी स्ट्रेस कितना है, फोर्स कितना है, तो आप वैसे कंडीशन में x या L आप यूज कर सकते हो, रॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, और वैसे कंडीशन में देखोगे किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, तो आप CFX निकाल सकते हो, CFA निकाल सकते हो, डेल्टा आप निकाल सकते हो किसी भी लोकेशन पे, और CFX और CFA निकालने के बाद आप इन दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट भी आप कर सकते हो, आप पुट करोगे तो आपको टाउ वॉल निकल जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे फोर्स भी निकल जाएगा। तो आपको ना ये वाला टेबल याद रखना चाहिए गेट एग्जाम के लिए, बिकॉज अगर टेबल याद होगा तभी कंडीशन में आप डेल्टा, CFX और CFA का वैल्यू आप क्या कर पाओगे, डिटरमाइन कर पाओगे, और उसके बाद डेल्टा मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस आप फाइंड आउट कर पाओगे, बाउंड्री लेयर थिकनेस, और CFX और CFA फाइंड आउट कर पाओगे, उसकी वजह से आप ये दोनों फॉर्मूले में से शियर स्ट्रेस और फोर्स भी फाइंड आउट कर पाओगे। तो बहुत ईजी है बाउंड्री लेयर थ्योरी। देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोलिक मशीन्स में बेसिकली हम लोग को टर्बाइंस पढ़ना है, पंप्स को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टर्बाइंस में भी आपको पेल्टियन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कपलन टर्बाइन या फिर प्रॉपर टर्बाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि इंट्रोडक्शन और उसके स्पेसिफिकेशन आपको होना चाहिए 1 मार्क्स प्रॉब्लम के लिए, राइट, कैसे वर्क करता है लिटिल बिट आपको उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या हेड है उसका, कैसे डिस्चार्ज वो होना चाहिए। उसके बाद वेलोसिटी ट्रायंगल पे आ जाएंगे ब्लेड्स के, तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखेंगे। इनलेट में बेसिकली आपका कि V1 है, राइट, U1 है, VR1 है, अल्फा 1 बीटा 1 एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, और V1 का जो कंपोनेंट होता है, एक को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो VF1, एक होता है आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो जाएगा VW1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम हियर टू दिस इज VW1 वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा। तो आप V1 साइन अल्फा 1 और V1 कॉस अल्फा 1 हो जाएगा, जहाँ पे अल्फा जो होगा नोजल एंगल, बीटा जो होगा ब्लेड एंगल यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे 1 लगा दैट मीन्स 1 स्टैंड्स फॉर इनलेट, राइट। बात करेंगे आउटलेट की, बात करेंगे तो आउटलेट में ऐसा हो जाएगा आपका VR2 V2, राइट, U2 हो जाएगा, बीटा2 अल्फा 2 हो जाएगा, जहाँ पे भी 2 लगे दैट मीन्स फॉर आउटलेट हो जाएगा, यहाँ पे VF2 राइट वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट, VW2 वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड एट आउटलेट हो जाएगा, इस टाइप से लगा सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ब्लेड वेलोसिटी होगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली जो प्रॉब्लम आता है यहीं से आता है, वेलोसिटी ट्रायंगल से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आता है, इसके साथ एफिशिएंसी के प्रॉब्लम रिलेट होकर आते हैं, एफिशिएंसी निकालना पड़ता है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में, राइट, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है गेट एग्जाम में। तो मैं सीधे सीधे एफिशिएंसी पे आता हूँ। एफिशिएंसी ऐसा होगा, नोजल एफिशिएंसी हाफ एम V1 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय रो जी क्यू H0 हो जाएगा, ब्लेड एफिशिएंसी जो होगा रो क्यू U1 VW1 प्लस माइनस U2 VW2 हाफ एम V1 स्क्वायर। ध्यान देना आपका प्लस और माइनस का साइन कब लेना है आपको, तो आपको प्लस का साइन लेना है जब आपका VW1 और VW2 जो होगा ये दोनों कैसा होगा बताना, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों मान लो आपको अगर अपोजिट है तो वैसे केस में आपको प्लस लेना है, दोनों सेम डायरेक्शन में आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगा रो क्यू मल्टीप्लाई U1 VW1 प्लस माइनस U2 VW2 डिवाइड बाय रो जी क्यू H0। यहाँ से हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, और ओवर एफिशिएंसी यहाँ से आप निकाल पाओगे, दैट इज सॉफ्ट पावर डिवाइड बाय रो जी क्यू H0 हो जाएगा। तो चारों एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो एफिशिएंसी के बेसिस पे आता है, तो आपको ये सब चीज नोन होना चाहिए। वेलोसिटी ट्रायंगल इनलेट आउटलेट का नोन होना चाहिए, राइट। बाकी सब चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हो। H0 इज द नेट हेड हो जाएगा यहाँ पे। और साथ ही लास्ट में आपको मॉडल एनालिसिस के प्रॉब्लम में गेट एग्जाम में कई बार आते हैं, तो मॉडल एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, चाहे वो टर्बाइन के लिए आए चाहे फिर वो पंप के लिए आए, राइट। Q डायरेक्टली इक्वल टू ND क्यूब, H डायरेक्टली इक्वल टू N स्क्वायर D स्क्वायर, P डायरेक्टली इक्वल टू N क्यूब डायरेक्ट। एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 मल्टीप्लाइड बाई D1 बाई D2 होल क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से आपको जो भी डेटा दिया हुआ है, कोई एक डेटा यहाँ पे अननोन होगा, उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। D1 इज द डाई ऑफ द प्रोटोटाइप एंड D2 इज द डाई ऑफ द मॉडल। वैसे अगर पूछेगा व्हाट इज N1 इज द RPM ऑफ प्रोटोटाइप, N2 इज द RPM ऑफ मॉडल हो जाएगा। इस टाइप से आप राइट डिस्चार्ज निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हेड आपको दिया है, यहाँ पे पी क्या दिया आपको, पावर दिया है। इस टाइप से आप मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों का कैलकुलेट कर, किसी एक का गिवन होगा, दूसरे का आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से देखोगे कि आज के वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे टॉपिक्स को कवर किया, लेकिन ये पूरा होल सिलेबस नहीं है। अगर आप सोचोगे कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का होल सिलेबस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है सिलेक्टेड सिलेबस था। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं पूरा सिलेबस नहीं लिखा हूँ, कवर नहीं किया हूँ। मैं सिर्फ एकदम सिलेक्टेड टॉपिक बताया हूँ कि इस टॉपिक में आपको ये पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक में ये पढ़ना पड़े, इतना पढ़ना चाहिए, इतना ही
फॉर्मूला पढ़ना चाहिए। तो जितना बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ, आप उसको अगर बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप कम टाइम में विद इन 3-4 डेज में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। कम टाइम में आप गेट एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का जो वेटेज है, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल के लिए हो, आप उसको ईजी वे में कवर कर पाओगे। तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्प लेने के लिए क्या कर सकते हो, गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो और सर्च कर सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉम्बैट, या फिर सॉल्यूशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स कॉम्बैट आप सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, और उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स जो होंगे, डिटेल कंसेप्ट्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आपका ग्रिप थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप के आपको मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्बैट में। इनको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, बेस्ट वे में पढ़िए, तो आप बहुत ही बेस्ट वे में क्या कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के विद इन वेरी लेस टाइम आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अगर इतना प्रिपेयर करते हैं जितना मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ प्रिपेयर करेंगे, गेट एग्जाम बहुत ही बेस्ट वे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स में। और आप कर ही सकते हो, आप एकदम पॉजिटिव वे में रहेगा कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ, जितना मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उससे मैं आराम से स्कोर कर पाऊंगा। तो पॉजिटिव में रह के आप बेस्ट वे में स्कोर करिए। थैंक यू।